ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। वेलकम टू आवर भगवद गीता रीडिंग एंड डिस्कशन क्लब। यहाँ पे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सेकंड चैप्टर में है हम, और सेकंड चैप्टर में 46 श्लोक कर लिए हमने। आज 47 श्लोक करेंगे, जो कि बहुत ही फेमस श्लोक है और ज्यादातर कॉमन लाइफ में ज्यादातर मिसअंडरस्टूड है, लोगों को पता ही नहीं इसका मतलब क्या है। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। अभी हम बैटलफील्ड युद्ध भूमि के बीच में हैं, और युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, अर्जुन सारे लोगों को देख के बिल्कुल इमोशनल हो गए हैं कि मुझे अपने ही फैमिली वालों को मारना पड़ेगा, ये कैसी बात है, शायद मैं गलत काम कर रहा हूँ। और उन्होंने काफी अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स रखे कृष्णा के पास। और बिगिनिंग ऑफ सेकंड चैप्टर में ही हमने देखा कि कृष्णा ने ज्यादातर आर्ग्यूमेंट्स जो थे उनको रिफ्यूट कर दिया अलग अलग तरीके से, और उसके आंसर्स दिए। पहले थोड़ा सा उन्होंने आत्मा के बारे में बताया, कृष्णा ने प्रॉपर्टीज बताई कि क्या है हमारी स्पिरिचुअल नेचर जो कि आत्मा है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे आप अगर प्रॉफिट लॉस एनालिसिस से भी अप्रोच करो तो भी आपको जीत ही मिलेगी, सॉरी तो भी आपको फाइटिंग करने में ही बेनिफिट है। और फिर उन्होंने कहा अगर हम फ्रूटिव एक्टिविटीज के बिना, मैं आपको ज्ञान देता हूँ कि हाउ टू डू कर्मा विदाउट फ्रूटिव एक्टिविटीज, कैसे मैं कैसे आप करोगे काम बिना फल की चिंता किए। तो अब यहाँ पे ये फेमस श्लोक आ गया है, तो ये मैं रिसाइट करूंगा, प्लीज रिपीट कीजिए आप मेरे पीछे। कर्मण्य एवाधिकारस्ते कर्मण्य एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्तु अकर्मणि। मा ते संगोस्त्व अकर्मणि। ओके, तो इसको अब हम 4 सेक्शंस हैं इसके अंदर, चारों को एक एक तरीके से डिस्कस करेंगे। पहले ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। कौन वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? Can I read? हाँ जी प्लीज। You have a Atul bhaiya, please screen mat kariye. You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results of your activity, and never be attached to not doing your duty. Purport. ओके, तो इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लो आप इस श्लोका को, ठीक है ना। जैसे आपने देखा ऊपर 4 लाइनें हैं। कर्मण्य एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्तु अकर्मणि। ये 4 सेक्शन हो, ठीक है ना। अब इसमें 4 का क्या मतलब है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। आपकी जो ड्यूटीज हैं, जो ऑक्यूपेशन हैं, जो कार्य हैं, जो आपको करनी है, वो सारी की सारी चीजें, आपकी जो ड्यूटीज है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म, वो आपके पास अधिकार है उसको। कर्मण्येव अधिकारस्ते, अधिकार है आपके पास, एव सर्टेनली, तो कर्म करने का तो अधिकार है आपके पास। मा फलेषु कदाचन, मा फलेषु कदाचन, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। मगर अपने आप को एंटाइटल, भोक्ता मत समझो कि मैंने जो कार्य किया है उसके रिजल्ट्स मैं एंजॉय करूंगा, नहीं।
never consider yourself the cause of the result of your activities. और कभी आपके पास कुछ फेवरेबल हो जाए आपकी लाइफ में, फेवरेबल या अनफेवरेबल डजंट मैटर, तो ये मत सोचो कि मेरी वजह से आज ये हुआ है। सेल्फ मेड मैन, आज यहाँ तक पहुंच गया हूं अपने बलबूते पे, किसी ने मेरी मदद नहीं की, कोई भगवान कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं। तो ये नेवर कंसिडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज, और फिर नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। और अगर कोई कहे कि अच्छा अब मेरे को रिजल्ट को एंटाइटल भी नहीं हूं, मैं फ्रूट्स ऑफ एक्शंस भी नहीं कर रहा, तो फिर छोड़ो, फिर काम करने की क्या जरूरत है कि नहीं? आराम से सोते हैं, कल एग्जाम है, लेकिन स्टूडेंट कह रहे नहीं पढ़ना लिखना छोड़ पढ़ाई नकल पे रख आस, पढ़ना लिखना छोड़ पढ़ाई नकल पे रख आस, उठा रजाई सो जा बच्चे रब करे पास। बस सो जाओ। क्यों? क्योंकि हमारे को रिजल्ट पे कोई लेना देना नहीं है हमारा, तो बस रब पे छोड़ दो, पास करेगा। ये गलत एटीट्यूड है, ऐसा नहीं। तो इसको भी हम समझेंगे। पर्पट कौन पढ़ेगा? Can I continue? हाँ जी, पढ़ो आप। There are three considerations here: prescribed duties, capricious work, and inaction. Prescribed duties are activities enjoined in terms of one's acquired modes of material nature. ओके, अब रुक जाते हैं यहाँ पे। तो बड़ा हल्के हल्के चलेंगे, इसको समझने के लिए ऐसे जल्दी जल्दी में आएगा नहीं लोगों को समझ, टाइम लगता है इसको। ध्यान से अगर आप नहीं सुनोगे, इधर उधर बातें आते चल रही होंगी पीछे, तो फिर वो हो नहीं पाएगा। इसलिए सबको अटेंटिवली सुनना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और ज्यादातर लोगों को इसका समझ में भी नहीं आता कि क्या मतलब है। पहली चीज यहाँ पे बताई है कि प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, 3 कंसिडरेशंस में से पहली कंसिडरेशन है प्रेस्क्राइब ड्यूटीज। क्या होता है प्रेस्क्राइब ड्यूटीज? They are activities enjoined in terms of one's acquired modes of material nature. तो कौन बता सकता है इसका क्या मतलब हुआ? प्रेस्क्राइब ड्यूटीज जो यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये भी हम निकाल सकते हैं, मतलब कि जैसे हमें जो हमारा नेचर है, जैसे जिसको कुछ ज्यादा चाहिए करने को तो वो ज्यादा काम करता है, या जैसे किसी को कोई मटेरियल चीजें की जरूरत है तो वो उस हिसाब से अपना काम करते हैं, अपने हिसाब को मोल्ड करते हैं। नहीं, या तो फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे कोई जॉब कर रहा है और वो कोई सैलरीड पर्सन है, लेकिन उसकी जैसे उसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो वो अपना जॉब छोड़ के वो ज्यादा बड़ी चीज के लिए जाता है, या इस टाइप से, जिससे वो अपनी इच्छाएं और अपनी सारी लग्जरी जो चाहते हैं वो पूरी कर सके। ओके। वर्णाश्रम के हिसाब से प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। यस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। और कौन बताएगा? जैसे स्टूडेंट का है कि उसको पढ़ाई करनी है, ये इसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। मदर का है तो उसको अपना कैसे बच्चों को या जो भी है डोमेस्टिक वर्क्स और वो सब, वो उसकी ड्यूटीज हैं। फादर की ऐसे हैं, तो इज इट प्रिस्क्राइब ड्यूटीज? ओके, तो यहाँ पे प्रेस्क्राइब ड्यूटीज का इसमें ये क्या मतलब है? प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज आर एक्टिविटीज एंजॉयड इन टर्म्स ऑफ वंस एक्वायर्ड मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। इसका क्या मतलब हुआ? एक्वायर्ड मोड्स ऑफ मटेरियल, तो इसके मटेरियल नेचर, जैसे अगर फादर का है कि वो अर्न करता है
और तो नेचुरली मटीरियलिस्टिक हो गए ना हर चीज। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इसका क्या मतलब है कि दी one's acquired modes of material nature के हिसाब से prescribed प्रभु duties जी are activities enjoined in terms of one's acquired modes of material nature. सो प्रभु जी, जो आप जैसे सतोगुना, रजोगुना, तमोगुना बताते हैं, अगर इसमें देखें मटेरियल नेचर के हिसाब से, तो क्या इन तीनों से रिलेटेड जो गुण होता है उसके अकॉर्डिंगली जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज एंजॉइंड इन टर्म्स ऑफ वंस एक्वायर्ड मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, मतलब वो कौन से मटेरियल नेचर में है, वो सतोगुण में है, वो रजोगुण में है, वो तमोगुण में, उससे एंजॉइंड उसकी जो ड्यूटीज है प्रभु जी। उससे उससे क्या होगा? उससे enjoined मतलब क्या prescribed duties होंगी? जैसे प्रभु जी, अगर कोई सतोगुण में है तो वो कर्म कांडा से रिलेटेड धर्म करते तो ड्यूटीज हैं, लेकिन धर्म से थोड़ा जुड़ के करते हैं, और अगर कोई तमोगुण में या रजोगुण में है तो वो अपनी उस अकॉर्डिंगली अपनी ड्यूटीज बना लेते हैं। जैसे कि लेट्स से मैं रजोगुण में हूँ, तो मोर टू मोर, जैसे मुझे जितना भी एक्वायर करना है, मेरे को आगे बढ़ना है, टू प्रूव माई सेल्फ, उससे रिलेटेड हम जो है अपनी ड्यूटीज बना लेते हैं। जैसे नीलम आंटी ने कहा कि प्रिस्क्राइब ड्यूटीज तो वर्णाश्रम के अकॉर्डिंगली ऑलरेडी शास्त्रों में दी हुई है कि ब्राह्मण को ये, क्षत्रिय जैसे भी, और लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें, क्योंकि हम अपनी इच्छाएं अपने मोड्स के हिसाब से इतनी बढ़ा लेते हैं, और देन वी थिंक कि यही मेरी ड्यूटी है। जैसे मेरा काम मान लीजिए छोटे घर से भी 2 बेडरूम से भी चल जाता है, नहीं मैं समझ गया रक्षिता माता जी आप क्या कर रहे हो। मैं I understood. तो हम ना, सॉरी वॉइस इज ब्रेकिंग, तो हम यहाँ पे बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम हम यहाँ पे एलैबोरेट करेंगे आगे कि यहाँ पे क्लियरली आगे दिया हुआ है प्रेस्क्राइब ड्यूटीज क्या है। देखो ये जो वर्णाश्रम के हिसाब से प्रेस्क्राइब ड्यूटीज होती हैं वो भी तो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के हिसाब से होती हैं। वो कैसे होती हैं? और जो वर्णाश्रम की प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हैं दे आर बेस्ड ऑन मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ऐसे नहीं कि हम अपने मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के हिसाब से कोई अलग ड्यूटीज बनाते हैं। जो प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज होती हैं वो प्रेस्क्राइब्ड है, वो हमारे हिसाब से नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि प्रेस्क्राइब ड्यूटीज क्या होती है और कैप्रिशियस वर्क क्या होता है, वो भी समझेंगे हम दोनों डिफरेंस। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी हम इस पैराग्राफ में दोबारा से आएंगे, बट हम सिर्फ प्रेस्क्राइब ड्यूटीज के लिए नेक्स्ट पैराग्राफ में जा रहे हैं। गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो ये वाला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? कैन समबडी रीड जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ? यस प्रभु जी। हाँ पढ़िए। As far as prescribed duties are concerned, they can be fitted into 3 subdivisions, namely routine work, emergency work, and desired activities. Routine work performed as an obligation in terms of spiritual injunctions without desire for results is action in the mode of goodness. Okay. Work with result. तो यहाँ रुकते हैं। Okay. तो प्रेस्क्राइब ड्यूटी समझना बड़ा जरूरी है। जब हम कहते हैं कि प्रेस्क्राइब ड्यूटी सबको अपनी करनी चाहिए, तो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज क्या होती हैं फिर? अगर वो नहीं समझेंगे हम तो हमारे को पता नहीं लगेगा प्रेस्क्राइब ड्यूटीज क्या। तो उसमें यहाँ 3 सब डिविजन में डिवाइड किया उसको। क्या है? पहली हो गई रूटीन वर्क, दूसरी हो गई इमरजेंसी वर्क, और तीसरी हो गई डिजायर्ड एक्टिविटीज। अब रूटीन वर्क देखते हैं। रूटीन वर्क में बता रहे हैं कि ये performed as an obligation in terms of spiritual injunctions। इसका मतलब ये है ऐसे कार्य जो शास्त्रों के अनुकूल, शास्त्रों के अनुसार करे जाने चाहिए।
routine work performed as an obligation in terms of spiritual injunctions. तो इसलिए किए जाते हैं ये क्योंकि ये शास्त्रों में दिया है कि ऐसे ऐसे करना है, और जब हम ये कर रहे होते हैं तो हमारे को शास्त्रों के हिसाब से चलना होता है। हमें ये अपने डिजायर रिजल्ट्स के नहीं करने कि इससे हम करेंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है ना, विदाउट डिजायर फॉर रिजल्ट्स। और इस तरीके का जो करते हैं अप्रोच, वो मोड ऑफ गुडनेस में होता है, वो सतोगुणी तरीके से कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं और डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जो करते हैं रूटीन वर्क वो गुडनेस में, ठीक है। आगे प्लीज कंटिन्यू कीजिए पढ़ना। Work with results becomes the cause of bondage. Therefore, such work is not auspicious. हाँ, तो ये यहाँ पे पहले बताया है कि अगर विदाउट रिजल्ट्स हम ये विदाउट डिजायर फॉर रिजल्ट्स करेंगे तो ये मोड ऑफ गुडनेस में होगा, लेकिन अगर हम विदाउट डिजायर फॉर रिजल्ट्स ना करें, रिजल्ट्स को फोकस करते हुए करते हैं अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, जो ड्यूटीज हैं, रूटीन वर्क करते हैं हम, वर्क विद रिजल्ट, तो उससे कर्म बंधन हो जाता है, कर्म बंधन प्रहास्य, बॉन्डेज, बॉन्डेज में आ जाते हैं। थर्ड चैप्टर में ये और अच्छे से आएगा कि कैसे जो कार्य हैं वो करने चाहिए भगवान की संतुष्टि के लिए, अदरवाइज हम बनते जाते हैं इस चक्कर में, और क्योंकि हम बनते जाते हैं इसलिए ये ऑस्पिशियस नहीं है। तो वर्क विद रिजल्ट्स बिकम द कॉज ऑफ बॉन्डेज, therefore such work is not auspicious. This is not auspicious. this is not auspicious, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम रिजल्ट्स के बारे में सोचते जा रहे हैं, रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं, तो इससे एक तो बॉन्डेज हो जाती है, हम वर्क उसके में बंध जाते हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू रीडिंग। Everyone has his proprietary right in regard to prescribed duties, but should act without attachment to the result. Such disinterested obligatory duties doubtlessly lead one to the path of liberation. ओके, तो सबके लिए everyone has his proprietary right in regard to prescribed duties. तो आप लोगों ने जो सबने बताया प्रेस्क्राइब ड्यूटीज क्या होती हैं, आप सब सही कह रहे हो कि हमें अपने दिनचर्या में जो जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज एम्प्लॉय, एज हाउसवाइफ, एज फादर, एज अ मदर, एज अ फैमिली मेंबर, एज अ सन, एज अ डॉटर, ये सारी ड्यूटीज हैं हमारे इन सब डिफरेंट रिलेशनशिप्स के लिए, ठीक है ना। तो इन रिलेशनशिप्स में जब हम एक्ट करते हैं तो उस हिसाब से करते हैं। जब यहाँ पे लिखा है कि प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज आर एक्टिविटीज एंजॉयड इन टर्म्स ऑफ वंस एक्वायर्ड मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, ये जनरली ऑक्यूपेशन की बात हो रही है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं वो मोड ऑफ पैशन में होते हैं, जो वैश्य होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं पैशन और इग्नोरेंस में, और जो शूद्र होते हैं वो इग्नोरेंस में होते हैं। ऐसे ये चार ये मोड्स ऑफ मटेरियल के नेचर के हिसाब से अलग अलग हमारी ड्यूटीज है। तो ब्राह्मण्स के लिए जो ड्यूटीज हैं प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, वो ब्राह्मणिकल ड्यूटीज हैं, उन्हें शास्त्रों को पढ़ना है, शास्त्रों को पढ़ाना है, खुद रिचुअल्स करने हैं, यज्ञ करने हैं और यज्ञ करने सिखाने हैं लोगों को। यज्ञ हो गया, चैंटिंग हो गई, चैंटिंग को कृष्णा कहते हैं सबसे बड़ा यज्ञ है, कहते हैं भगवद गीता में कि यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, मतलब कि जो सारे के सारे चीजें हैं कृष्ण बता रहे हैं अपने बारे में 10वें 11वें चैप्टर में, तो उसमें हर चीज में जो बेस्ट है ना, कृष्ण कह रहे हैं एक्चुअली ये मैं हूं। और सारे के सारे सैक्रिफाइसेस जो जितने भी यज्ञ हैं तो सबसे प्रोमिनेंट नाम कृष्ण ने लिया है चैंटिंग का, जपा का, तो बहुत पावरफुल है। तो
ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वो ऐसे यज्ञ करें और सिखाएं दूसरों को। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, और दान एक्सेप्ट करें और दान दें आगे, मतलब अगर उनके पास बहुत ज्यादा हो जाता है, और सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में रहे। तो ये हो गए ब्राह्मण की नेचर। क्षत्रियों की नेचर क्या होती है? क्षत्रियों का पैशन है, उनका पैशन मीन्स रजोगुण, राज। तो उनको एक्यूमुलेट करके बहुत ऑप्युलेंस रख के अच्छा रहता है, बड़ा बड़ा महल, बड़े ज्वेलरीज वगैरह पहने हुए हैं सबने, और इतने हर चीज ऑप्युलेंटली रह रहे हैं वो। तो वो हो गई उनके मोड्स के हिसाब से, पैशन के हिसाब से। उनको मैनेजमेंट अच्छा आता है, जो क्षत्रिय होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, इन सब में बहुत अच्छे होते हैं। और जो नेचर होती है उनकी, गिवर होते हैं वो, पैशन, वो प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को, दान देते हैं, ये सब क्षत्रिय के। और वैश्य जो हैं उनको बिजनेस माइंडेड होते हैं बहुत ज्यादा। वो उनको पता है कि कैसे बिजनेस, पैसे को मल्टीप्लाई करना है। तो बिजनेस में कृषि गौरक्षा वाणिज्यम, तो उनके लिए कृषि मतलब फार्मिंग, फार्मिंग से पहले बहुत पैसे बनते थे। गौरक्षा, काउ प्रोटेक्शन, काउ से तो लोग इतना ज्यादा उनको प्रोटेक्ट करते थे काउ को, और उससे इतनी ज्यादा ऑप्युलेंस होती थी कि वैश्य बहुत माला माल होते थे। और आजकल के हम देखते हैं फार्मर्स और काउ प्रोटेक्शन में उनको दान लेना मांगना पड़ता है, उल्टा हो गया। पहले के टाइम में जो काउ प्रोटेक्ट करते थे और जो एग्रीकल्चर करते थे वो दान देते थे, वो टैक्स देते थे क्षत्रियों को, वो दान देते थे ब्राह्मणों को, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे। और आज ये हिसाब किताब हो गया है कि हमने पूरा अपना स्ट्रक्चर जो है उसको खराब कर लिया है, क्योंकि हम गाय का ध्यान नहीं रख रहे हैं, और हम कृषि को निग्लेक्ट कर रहे हैं, फार्मिंग का। कृषि गौरक्षा वाणिज्य, तो ये सब बिजनेस, मर्चेंट्स और ये सब हो गया। और जो शूद्र हैं उनको इतने कोई स्किलफुल और टैलेंटेड नहीं होते वो लोग। उनको लगता है कि बस हमें कोई बता दे क्या करना है, हम कर लेंगे बस, इतना। यही है शूद्रा। कई लोग कहते हैं अरे यार क्या इन चक्रों में पड़ना, अ, अ, कहीं से उन बस कोई नौकरी कर लें हम, और घर में कम से कम फिक्स्ड इनकम आ जाए, या हम कहीं फिक्स्ड डिपॉजिट कर दें फिर फिक्स्ड इनकम आ जाए, बस कहीं से आ जाए, तो वो फिर थोड़ी शूद्र मेंटालिटी आ जाती है कि कुछ करना नहीं है हमने, हमने बस बैठे रहना। हाँ, अगर वो ब्राह्मणिकल ड्यूटी के लिए आप कर रहे हो कि हाँ भाई कहीं से फिक्स्ड इनकम आ जाए और हम शास्त्र पढ़ेंगे, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन जनरली शूद्र मेंटालिटी होती है, वो अपना टाइम जो है वो व्यर्थ कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं इधर उधर की चीजों। तो ये सारी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज मींस किस तरीके से आपके मोड्स आपको गवर्न कर रहे हैं, उस हिसाब से आपकी एक प्रेस्क्राइब ड्यूटीज होती है। तो उसके अंदर सब डिविजन है। पहले हो गया रूटीन वर्क, फिर इमरजेंसी वर्क, और फिर डिजायर्ड एक्टिविटीज। तो उसमें रूटीन वर्क यहाँ पे हमने डिस्कस की है। रूटीन वर्क में क्या बोला है कि अगर आप रूटीन वर्क जो आपका है, जैसे मैंने अभी बताया सबका रूटीन वर्क क्या होता है, अलग अलग कैटेगरी के लोगों का, वो आप शास्त्रों के हिसाब से चल रहे हो उसमें, और डिजायर नहीं रखते, इच्छा नहीं रखते रिजल्ट्स की, तो ये आप मोड ऑफ गुडनेस में कर रहे हो। और अगर आप डिजायर रख रहे हो, तो इसको हम अपनी लाइफ में भी बना सकते हैं कि हम अपने रूटीन वर्क जो है वो अगर रिजल्ट्स के ओरिएंटेड में कर रहे हैं तो हम बॉन्डेज में आ जाएंगे, तो पैशन के हिसाब से चलेंगे। और अगर हम बिल्कुल विदाउट रिजल्ट एक्ट कर रहे हैं, तो ये मोड ऑफ गुडनेस की बात हो गई। और स्क्रिप्चर्स के हिसाब से एक्ट करना है, ठीक है ना। और नेचुरली ये बहुत ऑस्पिशियस है अगर किसी के अंदर ऑलरेडी ये प्रोपेंसिटी है रिजल्ट्स के बिना काम करने की। तो हमने जैसे देखा डिस्कस किया था, अभी हम फिर से डिस्कस करेंगे। मैं जस्ट ये पैराग्राफ एक्सप्लेन करने के बाद पूरे वर्ड्स को एक बार और क्लैरिफाई करूंगा। यहाँ पे लिखा है everyone has propriety right in regard to prescribed duties but should act without attachment to the results. Such disinterested obligatory duties doubtedly leads one to the path of liberation. कि आप कर तो रहे हो कार्य, लेकिन आप ड्यूटीज में
एंगेज्ड हो, आप रिजल्ट से के अंदर फोकस नहीं कर रहे। आपका गोल तो है, अब इसका मतलब ये नहीं हरे कृष्णा, प्लीज अपना माइक म्यूट रखिए ताकि हम इंटरप्ट ना हो बार बार। तो यहाँ पे कोई कह सकता है कि अरे यार, अगर मान लो मैं फोकस ही ना करूं रिजल्ट पे, तो मुझे पता कैसे चलेगा? जैसे हमें तो तभी पढ़ने का होता है एग्जाम से पहले, क्योंकि हमें पता है नहीं तो फेल हो जाएंगे यार। रिजल्ट के हिसाब से फोकस करते हैं हम, फेल हो जाएंगे इस बारी। तो अच्छे से करना है, अच्छे से करना है। तो अगर रिजल्ट को ही नहीं सोचेंगे तो फिर तो मेंटालिटी होगी छोड़ यार क्या करना है। तो कृष्णा उसको यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहे हैं। कृष्णा क्या कह रहे हैं? नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। ठीक है ना? तो यू हैव अ राइट, आपका अधिकार है अपना कार्य करने का। मगर जब फल की बात होती है तो आप ये मत सोचो कि आपने फल खाने हैं इसके। और अगर कोई रिजल्ट आ जाता है ये मत सोचो मेरी वजह से आया है। और कभी भी अटैच मत हो कि छोड़ो यार, रिजल्ट की भी चिंता नहीं करनी, मेरी वजह से भी नहीं आया तो छोड़ो, क्या रखा है इसमें, मैं ड्यूटी नहीं करूंगा अपनी। नहीं, ऐसे नहीं। ओके, हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं एक बार समराइज कर दूंगा, फिर क्वेश्चंस लेंगे। ओके, कौन पढ़ेगा ये लास्ट पैराग्राफ? Yes, Arjuna was therefore advised by the Lord to fight as a matter of duty without attachment to the result. This non-participation in the battle is another side of attachment. Such attachment never leads one to the path of salvation. Any attachment, positive or negative, is cause for bondage. Inaction is sinful. Therefore, fighting as a matter of duty was the only auspicious path of salvation for Arjuna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो Arjuna was advised to fight as a duty without attachment, because अगर अर्जुन फाइट नहीं करता और कहता मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है इसमें, मेरे को बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है राज्य से, मैं अनअटैच्ड हूँ, मुझे नहीं चलना है, राजा नहीं बनना मुझे। एक्चुअली ये साइन है अटैचमेंट का। उसको वो कह रहा है अनअटैच्ड हूँ, मगर वो अटैच्ड है अपने फैमिली मेंबर से, अपने बॉडीली उससे। तो अटैचमेंट तो है, लेकिन इस तरीके की भी जो बॉडीली अटैचमेंट है ये भी बढ़ने नहीं देगी हमारे को स्पिरिचुअली आगे। हाँ, हमको अपनी फैमिली वालों के ध्यान रख के अपनी ड्यूटीज तो करनी है, लेकिन जब फैमिली वाला कोई दुर्योधन हो और दुर्योधन ने ऐसा बिहेवियर किया है, तो उसको सबक ना सिखाना एक बहुत ज्यादा रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करता है ऐसे मेंटालिटी के लिए। तो दुर्योधन को सबक देना ही देना है, ये उसको भूलना नहीं चाहिए अटैचमेंट की वजह से। तो एनी अटैचमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव, इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज। इनएक्शन इज सिंफुल। अगर हम एक्टिव ही नहीं होंगे, लास्ट लाइन, नॉट बीइंग एक्टिव, तो ये तो बहुत ही सिंफुल, पापजनक बात है। क्योंकि आप लेजी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आप अपना कार्य नहीं कर रहे, आप ये सोच रहे हो अरे ये करूंगा तो मेरे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, आपको अपना कार्य करना ही है, नहीं तो आपको पाप लगेगा। तो अब हम इसको समराइज करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़े से नोट्स बनाए थे। तो सबसे पहले क्या है, पहला पॉइंट, यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटी। क्यों? क्योंकि ड्यूटी परफॉर्म करेंगे तो उससे बहुत बेनिफिट होगा। क्या क्या बेनिफिट होगा? एक तो हम भक्ति भावना से ड्यूटी कर सकते हैं, भगवान के फोकस में। जैसे अगर हम अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे हैं, तो हम समझेंगे कि भगवान ने इतना अच्छा हमारे को सिचुएशन में डाला है, जहाँ इतना अच्छा परिवार दिया है मुझे, ये सब गिफ्ट है भगवान का। और भगवान के हिसाब से हमारे को भगवान की खुशी के लिए एक एक फैमिली मेंबर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और उनके साथ अच्छे से
अपने रिलेशनशिप बनाने हैं, अच्छे से माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, तो भगवान को ऐड करें, क्योंकि ऐसे भी हम कर ही रहे हैं ये काम। जब हम भगवान को ऐड करते हैं तो वो परफेक्ट होता है। और नेचुरली फिर आप अपनी जॉब में जा रहे हो, तो जॉब में क्या सोचोगे आप सोचोगे कैसे हम, ये भगवान ने हमारे को इस सिचुएशन में डाला है, कैसे हम अच्छा कर सकते हैं सबके लिए। आप स्माइलिंग अच्छे से अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करोगे, बाकी आपके साथ वाला बंदा होगा वो बैठा वो करज रहा होगा कि अरे कहाँ फंस गया, क्या आज भी आना पड़ गया यार काम करने, आज भी मैं अच्छा खासा घर में चाय पी रहा था, यहाँ पे आना पड़ गया, इंडिया पाकिस्तान का मैच था और वो भी नहीं देखने को मिल रहा है, इतने सारा काम दे दिया। तो एक सिचुएशन में वो परेशान है क्योंकि उसको उसका एटीट्यूड नहीं सही, और एक सिचुएशन में, सेम सिचुएशन में आप हो लेकिन आप खिलखिला रहे हो, आप सोच रहे हो कैसे भगवान ने कितना, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस सिचुएशन में डाला है, मेरे को अच्छे से करनी है अपना काम, और आप अच्छे से कर रहे हो। तो ये हो गया पहली सिचुएशन कि राइट टू परफॉर्म द ड्यूटी। और सेकंड हो गया नॉट डिमांड द फ्रूट। अब आप काम कर रहे हो, आप फोकस से कर रहे हो, आपको ये नहीं है कि आप का फोकस लूज हो गया है, आपका फोकस है कि हाँ भाई ये बैलेंस शीट मुझे खत्म करनी है, ये पर्टिकुलर सेक्शन मुझे आज स्टडी करना है, ये पर्टिकुलर टेस्ट के लिए मुझे पढ़ाई करनी है, ये सारा एग्जाम का सिलेबस है मेरा खत्म होना चाहिए। तो आपका फोकस जरूर है, ये नहीं है कि आप फोकस नहीं कर रहे, लेकिन आप उसमें स्पिरिचुअली फोकस कर रहे हो, और साथ में आप बिविल्डर नहीं हो रहे कि आप एंग्जियस कर रहे हो, अरे ये होगा कि नहीं होगा, पूरा खत्म होगा कि नहीं, मेरे को नहीं लगता आज होगा, पूरा नहीं। आपने फोकस किया कि ये करना है, बस करना है, उसके बाद बात खत्म हो गई, और आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो। आप करके कल एग्जाम है, आप एग्जाम दे के आ गए, बस खत्म, अब उसको रख दिया। अब नहीं सोचते रहे कि अरे रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, नहीं, हमको रिजल्ट की चिंता करनी नहीं, हमें तो अपना सिलेबस खत्म करके जाके वो करना था, तो हमने किया। या फिर अगर कोई क्रिकेटर है, उसका फोकस होता है कि उसको कैसे काम करना है, कैसे उसको प्रैक्टिस करनी है अपने मैच के लिए, और फिर उसको फोकस होता है कि कैसे बॉल आएगी इस जगह तो मैं ऐसे मारूंगा। ऐसे नहीं सोचता वो कि मेरे को तो रिजल्ट की कोई चिंता नहीं है, वो बॉल आई उसने खींच के बैट विकेटों पे ही मार दिया, कह रहे मेरे को तो रिजल्ट की कोई चिंता नहीं है। ऐसे नहीं होता, आपको अपना गोल तो करना है ना, फोकस तो करना है। तो ये हमने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया था कुछ दिन पहले। थर्ड पॉइंट क्या है, नॉट थिंक ऑफ वन सेल्फ एज द प्रोड्यूसर ऑफ द फ्रूट। तो अगर मान लो आप जीत गए मैच, ठीक है ना, और आप यही सोचते जा रहे हो कि मेरी वजह से ही जीते हैं, मेरी वजह से ही जीते हैं, या फिर आपका रिजल्ट अच्छे आ गए स्कूल में मार्क्स में, और आप सोचो मेरी वजह से देखो आज मैं अपना सेल्फ मेड कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया हूं मैं। अगर हम ये सोचेंगे तो हम भूल जाएंगे, प्राइड आ जाएगी हमारे अंदर, और हम भूल जाएंगे कि ये सब कुछ मेरे को क्रेडिट नहीं आता, इतनी सारी चीजें भगवान फेवरेबल करते हैं तब जाके कहीं रिजल्ट आता है। जैसे किसी ने बहुत अच्छी पढ़ाई की एग्जाम्स के लिए, ठीक है, और उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है नेक्स्ट डे आईआईटी का, अब उसकी सुबह गाड़ी पंचर हो जाए, चाहे वो कितना अच्छा इंटेलिजेंट हो, क्या वो परफॉर्म कर सकता है? क्या उसकी सांस ही रुक जाए, उसका एक्सीडेंट ही हो जाए? तो कितनी सारी चीजें फेवरेबली हमारे जाती हैं लाइफ में, तब जाके कहीं हमें कोई थोड़ी सक्सेस मिलती है। और हम क्या करते हैं, हम क्रेडिट खुद ले लेते हैं, तो ये बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी प्राइड ईगो बढ़ती जाती है, और हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली मैं हम अपने आप को इन चीजों से आइडेंटिफाई करते हैं, और एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन क्या है, हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन है कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हम तो भगवान के अंश हैं, भगवान से कनेक्टेड है। तो जब ये स्पिरिचुअल आइडेंटिटी हमारी रहती है तो बहुत अच्छा होता है। और अगर हम नहीं रहेंगे स्पिरिचुअल आइडेंटिटी में, तो हम अपने आप को मटेरियल आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ भाई मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। हम बस इसी आइडेंटिटी में रहेंगे, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, और इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल आइडेंटिटी ले कि हम तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ भगवान के हैं, आज भगवान की सिचुएशन थोड़ी फेवरेबल थी तो आज हम हमारा थोड़ा अच्छा रिजल्ट आ गया, कल को हो सकता है अच्छा रिजल्ट ना हो,
लेकिन वो सारी चीजें सेकेंडरी है। हमारा गोल है कि हम कैसे भगवान की तरफ बढ़े और कैसे अपने आप को स्पिरिचुअली एडवांस करते रहें, नरिश करते रहें। उसी में अच्छी हैप्पीनेस है, उसी में अच्छी खुशी है। और फिर चौथा है कि हम काम को छोड़े ना, कि हम अपना फोकस बना के रखें कि नहीं नहीं काम करना है। ऐसा ना हो कि हम डिमोटिवेट डिप्रेस हो जाएं कि अरे यार फल की चिंता ही नहीं करनी तो काम भी क्यों करें, काम की भी चिंता नहीं करते हम। नहीं, ये गलत है, ठीक है ना। तो एक बारी मैं स्कूल में था, मैंने देखा एक मेरा फ्रेंड था, उसकी मदर आई, उन्होंने कहा यार ये मेरा बेटा तो 10-10 घंटे पढ़ता है, 10-10 घंटे दिन में पढ़ता है, पूरे दिन पढ़ता रहता, और जब भी नंबर आते थे वो फेल हो जाता था। तो हमें समझ में नहीं आता था ये क्या है। मतलब मैं बहुत ही छोटा था, मैं शायद होऊंगा काफी काफी छोटी क्लासेस में, थर्ड फोर्थ ऐसे कुछ स्टैंडर्ड में। तो मैं मन में सोचता था कि यार इस बच्चे ने 10-10 घंटे पढ़ा फिर भी इसके नंबर नहीं आए। तो मैं थोड़ा सा वो हो जाता था कि यार ये 10 घंटे पढ़ के भी नहीं आ रहे, हो सकता है हमारे भी नहीं आएंगे क्योंकि ये टफ हो गए हैं सब्जेक्ट्स। तो बाद में पता लगा कि फोकस्ड होके पढ़ाई करनी जरूरी है आपको। अगर आप बस किताब के सामने बैठे हुए हो और आप बस एक आध दो अक्षर पढ़ लो, कुछ कर लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्म किए जा रहे हो, फल की चिंता नहीं कर रहे कि हाँ भाई देखो 10 घंटे पढ़ा मैं लेकिन फेल होकर दिखा दिया मैंने, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। नहीं, ये बेवकूफी है, ये सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमारा गोल होना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ना है। तो हमारे मटेरियल गोल भी होते हैं और हमारे स्पिरिचुअल गोल भी होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंटली स्पिरिचुअल गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं किस लिए कर रहा हूँ, भगवान के साथ अपना कनेक्शन बिठाने के लिए। क्योंकि टाइम एक एक मिनट जो है वो बीतता जा रहा है, सारी अपॉर्चुनिटीज हैं ये भगवान की तरफ बढ़ने के लिए। इवन तो लगे कि अरे मैं तो मैथ्स कर रहा हूँ स्कूल में, लेकिन वो मैथ्स भी जो है वो भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ मैं करने के लिए। समझ में आ रही है सबको? हाँ जी। तो अगर हम सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करते रहेंगे, अरे मेरा ये होगा कि नहीं, पास होगा कि नहीं, सिलेबस होएगा कि नहीं, इस चक्कर में तो हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते। और अगर हम फोकस करें ये करना है, इसमें फोकस बस, और उसको करके अच्छे से देख दे के आए एग्जाम और उसके बाद रिजल्ट छोड़ दें, फिर कोई हमारे हाथ में चली गई चीज, अब नेक्स्ट जो हमारी ड्यूटी है उस पर फोकस करें, तो दैट इज परफेक्ट। समझ में आ गया सबको? जी। हाँ जी। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट या पॉइंट है तो अब हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, सबको क्लियर होना चाहिए। आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर को खत्म कर चुके हो, सेकंड चैप्टर आपका मोर देन हाफ हो गया है। अब ये श्लोक अगर आपको क्लियर हो जाता है तो जो भी कल को आपको बोलेगा हाँ मुझे भगवत गीता अच्छी लगती है, मुझे वो श्लोक अच्छा लगता है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, तो उसको पूछना कहाँ पे भैया ये श्लोक और क्या है इसका मतलब। तो फिर वो समझा नहीं पाएगा, उसको खुद नहीं समझ में आएगा अगर उसने भगवत गीता अच्छे से ट्रेनिंग नहीं ली। और आप लोगों ने ट्रेनिंग ले ली है, ले रहे हो आप लोग, पढ़ रहे हो, अब इसको और रिफाइन करोगे तो आप आराम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके, यस। आई थिंक लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको सब कुछ क्लियर हो। प्रभु जी मुझे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज का पार्ट नहीं क्लियर हो रहा है। आई मीन हम लोग इतने वो आई मीन विजडम तो नहीं है कि हम पूरा लिटरेचर पढ़ रहे हैं, क्योंकि दे आर सेइंग प्रिस्क्राइब ड्यूटीज मींस अकॉर्डिंग टू द वैदिक लिटरेचर। तो हम लोग को कैसे पता लगेगा कौन सी हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं? और कई बार ड्यूटीज में क्लैश भी होता है। आई मीन कौन सा हमको करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है माता जी, इसलिए हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज बेस्ड ऑन मोड्स और मटेरियल नेचर लिखा है ना यहाँ पे, ये मोड्स और मटेरियल नेचर यही बताने के लिए लिखा है कि ब्राह्मणों की अलग होगी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, क्षत्रियों की अलग होगी, वैश्यों की अलग होगी, शूद्र की अलग होगी। और उसमें भी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज में अलग अलग तरीके के वर्क्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जो वर्क या हैं ये सब चीजें, हाँ ये सब चीजें और आगे धीरे धीरे क्लियर होंगी, इसमें क्या एग्जांपल है, थोड़ा डिटेल टॉपिक है,
लेकिन बेसिक लेवल पे प्रैक्टिस में जो ड्यूटीज अभी मैंने डिस्कस करी कि जैसे एक वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये हो गया अलग अलग वर्ण, और फिर ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास, ये चारों के लिए अलग अलग होंगी ड्यूटीज। तो वर्णाश्रम धर्म, जैसे नीलम आंटी ने बोला था, वो बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट है कि वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से हमारे को अपनी ड्यूटीज और एक्टिविटीज देखनी है। अब उसमें रूटीन एक्टिविटीज जो है हमारी, इमरजेंसी वर्क और डिजायर्ड एक्टिविटीज, ये तीनों चीजें इंक्लूड होती हैं। जैसे रूटीन वर्क में आ गया, एक मदर की क्या ड्यूटी है, यू हैव टू मेक योर चाइल्ड कृष्णा कॉन्शियस, ठीक है ना, ये ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है फादर की या हस्बैंड की, टू गिव प्रोटेक्शन, नरिशमेंट एंड मेक श्योर के स्पिरिचुअल और मटेरियल नीड्स मीट होती रहे पूरी फैमिली की, तो ये उनकी ड्यूटी हो गई। तो ऐसे ऐसे हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी है। तो वो धीरे 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 जैसे आप पढ़ते रहेंगे आपको और क्लियर होता जाएगा कि क्या है और क्या इमरजेंसी वर्क होते हैं, डिजायर्ड एक्टिविटीज में और चीजें आएंगी आगे क्लियर, पर ये जस्ट बेसिक लेवल पे समझाने के लिए था। ओके प्रभु जी। ओके, थैंक यू माधुरी। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो ये कैप्रिशियस वर्क एंड इनएक्शन क्या चीज है? हाँ, कैप्रिशियस वर्क एंड इनएक्शन, थैंक यू। Capricious work means actions without the sanction of authority। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे मन में आया करने के लिए, हम अपने हिसाब से whimsically कुछ भी करें, लेकिन वो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, शास्त्रों में रिकमेंडेड नहीं है, शास्त्रों की प्रेस्क्रिप्शन नहीं है उसके लिए, तो वो गलत हो जाता है। और इनएक्शन मीन्स कोशिश करना कि कुछ भी ना करें, ठीक है ना, प्रोक्रास्टिनेशन और एक्सक्यूजेस दें कि जरूरत नहीं है यार ये करने की, छोड़, फायदा क्या है इसका, फायदा क्या है, रिजल्ट की तो चिंता करनी नहीं हमने, तो फायदा क्या है। तो यहाँ पे भगवान ने क्या बोला, लॉर्ड एडवाइज दैट अर्जुना नॉट बी इनएक्टिव बट दैट ही परफॉर्म्स हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स। तो इनएक्टिव मत हो तुम अपने रिजल्ट्स को बिल्कुल दिमाग में फोकस में मत रखो, ड्यूटी को फोकस में रखो, गोल क्या है तुम्हारा उसको फोकस में रखो। One who is attached to the result of his work is also called one who is attached to the result of the work is also the cause of the action। तो कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो वो कई सारी चीजें की वजह से हो रहा है, उसमें एक छोटा सा एस्पेक्ट है जो हम कर रहे हैं, लेकिन वो एक छोटा सा एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है ना। अगर हम बहुत ज्यादा रिजल्ट से अटैच हो जाएंगे और फोकस नहीं रखेंगे अपनी ड्यूटी पे, तो हम अच्छे से एक तो ड्यूटी कर नहीं सकते, और रिजल्ट पे अगर हमारा फोकस होगा और रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ तो हमें प्राइड आ जाएगी, एनवी की, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, करता हम इति मन्यते, आई एम द डूअर। और अगर रिजल्ट नहीं हुआ फेवरेबल तो हम डिप्रेस हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे और कर नहीं पाएंगे आगे। तो इसलिए रिजल्ट पे भी फोकस नहीं करना, ठीक है। One who is attached to the result of his work is also one who is attached to the result of his work is also the cause of action. Thus, he is the enjoyer or sufferer of the results of such actions। तो इसलिए attachment to result जो है वो काफी ज्यादा सफरिंग कॉज कर सकता है, मतलब काफी ज्यादा हमारे को उससे रिएक्शन हो सकता है। और अगर हम डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हम फोकस रहेंगे, रिजल्ट भी आएगा, लेकिन हमें उससे सफरिंग नहीं होगी। समझ में आ गया? सब क्लियर हो गया?
प्रभु मेरा यहाँ पे question एक क्वेश्चन है। बताइए सर। हेलो, I want to ask about one thing, यस मैम। about the subdivisions. Like, according to Varnashram, I am a Brahmin, but I am not spending all my time in puja path or karma kanda or anything. Now, I am spending half of my time, some of my time in my routine duties as household work, the rest of the time as professional duties. So my professional duties would be considered as the desired activities. तो माता जी, बेस्ड अपॉन हमारी प्रोफेशनल ड्यूटीज और हमारी एक्टिविटीज और मोड्स हमें पता लगता है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं वर्णाश्रम में। वर्णाश्रम मींस हम जो प्रोफेशन है हमारा, जो ड्यूटीज हैं, जो एक्टिविटीज हैं और किस भावना में हम उसे कर रहे हैं, उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं या क्या हैं। और जन्म के बेसिस पे डिसाइड नहीं होता। जन्म तो हमें फैसिलिटेट करता है एक पर्टिकुलर वर्णाश्रम में से एक पर्टिकुलर वर्णा को एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे अगर मान लो कोई ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण की ड्यूटी ये होगी कि वो लगा हुआ है रेगुलरली स्क्रिप्चरल रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और शेयरिंग में। ये ब्राह्मण की क्वालिटी होगी। अगर इसमें नहीं है हम लगे हुए, तो हम फिर बाकी किसी में होंगे, बाकी तीनों किसी वर्ण में फिट होंगे। अब ये जरूर हो सकता है कि हमारी कुछ ब्राह्मणिकल नेचर हो किसी की, कि कुछ चीजें, किसी को थोड़ा सा स्क्रिप्चर्स पढ़ने का वो है, इंटरेस्ट है, या किसी का बिजनेस करने का कुछ है तो वो वैश्य हो गया। तो ऐसे अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से हमारा थोड़ा सा इंक्लिनेशन हो सकता है। बट जो हमारा मेन ड्यूटी होती है, जो हम ज्यादातर टाइम दिन में करते हैं, उससे डिसाइड होता है। तो आज इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि ब्राह्मण तो प्रैक्टिकली दिखते ही नहीं। और हमारे वो हमारे रूटीन वर्क में आएगा, इमरजेंसी वर्क में आएगा, या डिजायर्ड एक्टिविटी में आएगा? कौन सी चीज आएगी इन तीनों में? हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा Would that प्रोफेशन come in- रूटीन वर्क। और डिजायर्ड एक्टिविटीज में क्या आएगा? डिजायर्ड एंटरटेन हाँ, डिजायर्ड वर्क मीन्स हमारी क्या इंक्लिनेशन है, मूड और मटेरियल नेचर के हिसाब से। जैसे अगर हम फ्री टाइम है हमारा, तो मैं क्या करना पसंद करता हूँ। कोई होगा वो अकेले में होगा तो उसको लगेगा कि बड़ा अच्छा है यार, टाइम में आराम से पढ़ सकता हूँ अपनी बुक्स, शास्त्र, स्क्रिप्चर्स। मेरे को रीडिंग के लिए टाइम मिल गया है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो अच्छा है। कोई कहेगा यार अब टाइम मिला है, इतना थोड़ा सो जाऊं मैं, तो बस 8 ही घंटे सो पाया हूँ आज, वैसे 12 घंटे सोता हूँ रोज, 4 घंटे भी और सोना है। तो वो हो गया एक अलग कैटेगरी। तो ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हम देख सकते हैं कौन से मोड्स किस पे एक्ट कर रहे हैं और वो किस कैटेगरी में आता है। कोई कहेगा अरे यार मेरे पास टाइम है, देखो मैं और कैसे पैसा बना सकता हूँ, तो वो वैश्य की कैटेगरी आ गई। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी। Thank you so much. This I wanted to understand. Yes. ओके ग्रेट। अतुल भैया, एक इमरजेंसी वर्क का भी मतलब जो डेली लाइफ में एप्लीकेबल हो एग्जांपल बताएंगे? इमरजेंसी वर्क कभी अलग डिस्कस करेंगे, अभी टाइम नहीं है, वो थोड़ा डिटेल्ड है। ओके। मतलब उसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं और वो थोड़ा एक्सेप्शन सिचुएशंस भी आते हैं उसमें। ओके। एक और मेरे को आपसे क्वेश्चन था, पता नहीं इससे रिलेवेंट है या नहीं। जैसे ड्यूटीज में हम कहते हैं हमारे जो आइडियाज और जैसे जो थॉट्स होते हैं, अगर जैसे हम किसी से शेयर करते हैं या कोई जैसे हमारे पास कोई एडवाइस वगैरह लेने आता है या हम जैसे चले जाते हैं एडवाइस लेने, और वो भी हम मतलब अपनी ड्यूटी में मान सकते हैं या उसको कंसिडर ही नहीं करना चाहिए हमें? मेरे को ना क्वेश्चन ठीक से समझ में आया नहीं। क्वेश्चन मतलब जैसे हम let me लोग rephrase होते हैं। let me phrase it
और आप मुझे बताओ कि ये सही है कि नहीं। हाँ जी। जैसे आपका गोल क्या है? एक सिचुएशन हो सकती है जब आप एक टफ फेज से गुजर रहे हो और आपको शेयर करना है अपना हार्ट किसी से ताकि वो हेल्प करे आपको एडवांस करने में बैक टू योर नॉर्मल सेल्फ, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति है जो इसको ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आना जहाँ जहाँ से बाहर निकलना है और एडवाइस लेनी है। तो इस सिचुएशन में आप कह रहे हो कि वो किसी के पास जाता है? यस, और जो जिस उसके पास जाता है और जो बंदा एडवाइस देता है उसको, वो वाली चीज। हाँ, तो एडवाइस देना या एडवाइस देना वो तो किसी भी कैटेगरी में हो सकता है, उसमें क्या मतलब क्वेश्चन क्या है? वो तो किसी भी क्वेश्चन कैटेगरी में आ सकता है। अच्छा, तो मतलब जैसे कोई हमारे पास एडवाइस लेने आता है, आजकल जैसे हम सोचते हैं ना कि क्या करना है, किसी के पचड़ों में क्यों पड़ना, ये सब। तो ये फिर किसकी साइड से, हमारी साइड से गलत माना जाएगा या सही माना जाएगा इसे? हाँ, तो वो डिपेंड करता है, ये तो बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कितनी आपकी कैपेबिलिटी है, कितनी आपके पास टाइम है, कितनी आपकी दोनों के रिलेशनशिप हैं, जो मांगने के लिए आ रहा है मदद और जो कर रहे हैं मदद, ये सब चीजों पे डिपेंड करते हैं। लेकिन मेन गोल क्या होता है? मेन गोल होता है कि कैसे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी चले और कैसे हम दूसरों को इंस्पायर कर सकें कि मटेरियल कंसेप्शन से थोड़ा-सा वो स्पिरिचुअलिटी ऐड करें अपनी लाइफ में, और जैसे-जैसे उनको थोड़ा-सा रिलिशिंग लगता है, वो स्पिरिचुअलिटी को और ऐड करते रहें। तो जब तक हम ये सोच के कर रहे हैं, तब तक वो परफेक्ट है। अगर हमारी हेल्प से कोई स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करता है, तो उनको भी बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा। ओके। और अगर तो मटेरियल मतलब लेवल ये पे रहती है सोचना सारी बात गलत। चीजें, और अगर मटेरियल लेवल पे सारी चीजें रहती हैं, डिस्कशन वगैरह, तो उसका कोई लॉन्ग टर्म ज्यादा इतना कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मटेरियल लेवल की चीजें टेम्परेरी होती हैं। आज थोड़ा उसका अच्छा भी आउटकम हो सकता है और सकता है बुरा भी आउटकम हो कि अरे तूने तो मुझे ये बताया था, एडवाइस दी थी, ये देख लेने के देने पड़ गए। हाँ जी। तो तो वन हैज टू बी मतलब केयरफुल। ये अपनी ड्यूटी मानते हैं कि अगर कोई हमारे पास एडवाइस लेने आता है तो हमें उसको अपने जितना नॉलेज हो या अपना एक्सपीरियंस हो, वो उसके साथ मतलब वो एडवाइस देनी चाहिए। लेकिन ये गलत होगा कि अगर कोई जैसे मेरे पास कोई एडवाइस लेने आता है, मैं सोचती हूँ छोड़ना क्या करना है इनके, मतलब अगर पता चले कुछ गलत हो जाए या कुछ हो जाए, वो रॉन्ग होगा मेरे बिहाफ पे। नहीं, कई बार वही सही सिचुएशन होती है। आप यू आर नॉट कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल इनफ टू हेल्प समवन, तो आपको अपने लिमिटेशंस के हिसाब से चलना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि भाई मेरी लिमिटेशन है, यहाँ पे मैं नहीं कर सकती, ठीक है ना? तो फिर मैं नहीं हेल्प कर पाऊंगी। और तो अगर डिपेंड, और सपोज दूसरा जैसे इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, सामने वाला आपकी कितनी वैल्यू करता है बात की, और फिर आप कितने कीन हो, आपका कितना इंटरेस्ट है करने में। अगर आपका इंटरेस्ट है, आप हेल्प कर सकते हो किसी की, आप कैपेबल हो, उसके आपके साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप है और आप उसको इंस्पायर कर सकते हो बोथ मटेरियली और स्पिरिचुअली, तो आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास खुद टाइम नहीं है, मेरी खुद सिचुएशन नहीं है, तो आपको फिर सोच समझ के करना पड़ेगा। ओके। ठीक है ना? Shouldn't तो it be ये that इसमें the इसमें answer मेरे को should थोड़ी be और डिटेल्स और स्पेसिफिक चीजें पता होंगी तो मैं ज्यादा अच्छे से आंसर कर सकता हूँ, बट बिकॉज इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर एवरीबडी एल्स, तो इसको हम यहाँ कॉन्फ्रेंस में नहीं लेंगे क्वेश्चन को और ज्यादा, बट जनरल आंसर जो सबके लिए एप्लीकेबल हो वो मैं दे रहा हूँ अभी। हाँ जी। बाकी हाँ, बाकी सेपरेटली आप कभी कोई डिस्कशन या क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, नीलम जी। श्योर। sorry, I was saying that should not the advice be unbiased and according to dharma? If we think that the other person who is asking for advice is motivated by material things and is doing wrong to somebody else, even if the advice goes against the person asking for that advice, it should be given that way. यस यस आंटी, बिल्कुल।
तो इसलिए डिपेंड करता है आपके कैसे रिलेशनशिप्स हैं, क्या है, कितना वो आपको मानेंगे। बेसिकली यू हैव टू हेल्प everyone come out of the entanglement and bondage in which the most of the society is। और जहां तक आपकी बात है कि मटीरियली मोटिवेटेड, वो तो खैर सभी मटीरियली मोटिवेटेड हैं आजकल, मेरे को मतलब बहुत रेयर ही कोई दिखता है जो नहीं है। तो जो क्वेश्चन और ऐसे एडवाइस मांग रहे हैं, they are all by default materially motivated, तो this is not going to be a surprise। what we have to see is कि कैसे उनको हम हेल्प करें ताकि उनका मटेरियल के साथ साथ स्पिरिचुअल क्वेश्चन ग्रो करें। और देखो ये भी आपको सोचना चाहिए कि अभी आप इस सिचुएशन में हो कि आप भगवत गीता की पढ़ रहे हो, उसको अच्छे से समझ रहे हो, तो कोई आपके पास आ रहा है तो ये भगवान का अरेंजमेंट है। शायद भगवान चाहते हैं कि आपके थ्रू उनको भगवत गीता मिले। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आपके साथ कोई अप्रोच कर रहा है कोई सिचुएशन में ऐसे, तो आप उनको एडवाइस, बेस्ट एडवाइस है कि आप कनेक्ट करो उनको भगवान से, और फिर भगवान विल गाइड देम ऑटोमेटिकली। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अब आपको भगवत गीता के अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, पढ़ना शुरू किया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको अच्छे से समझो, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो और दूसरों के साथ शेयर करो। दूसरों के साथ अगर आप शेयर करोगे तो ये आपको और ज्यादा खुद भी ग्रो करोगे आप स्पिरिचुअली, आपको भी अच्छे से समझ में आएगी, दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल होगा, और इट विल बी वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। जैसे अगर एक फैमिली में 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे में बड़ा लड़का अपने छोटे भाई को गाइड करता है कि क्या चीज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कोऑपरेट करके बड़े अच्छे से उसका ध्यान रखता है, तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं। तो इसी तरह से आप स्पिरिचुअली थोड़े से जैसे मैच्योर हो रहे हो भगवत गीता में, आप धीरे धीरे दूसरों के साथ शेयर करोगे तो भगवान को बड़ा अच्छा लगेगा कि आप उनको सही शिक्षा दे रहे हो, गाइड कर रहे हो। समझ में आ गई राशिका? Yes, भैया। इज दैट ओके नीलम आंटी? Thank you. ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर नाइस क्वेश्चंस। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे लोगों ने। हम अब एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। भगवत गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय हरे हरे कृष्ण। कृष्णा।